Hello, my name is Astha Mishra and today we are going to be talking about existentialism. अस्तित्ववाद। पहले ये वीडियो मैं इंग्लिश में आधी रिकॉर्ड कर चुकी थी, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाहर के लोगों को तो बहुत कुछ पता है एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहीं से शुरुआत हुई कि वो एकदम हिल गए जब उन्होंने अपने आप ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और एग्जिस्टेंशलिज्म को डीप से पढ़ा। तो इसीलिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जानने के लिए इस वीडियो को हिंदी में बनाना मुझे लगता है ज़रूरी है। इसीलिए हम बिना देर किए शुरू करते हैं अस्तित्ववाद का दर्शन। लेकिन अगर कोई पूछे ये क्या है, तो ये वन ऑफ वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी है। पर वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी क्या होता है ये भी नहीं पता अगर आपको, तो मैं सब कुछ तो नहीं बता सकती, लेकिन थोड़ा सा मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे वेस्टर्न जो थिंकर्स थे वो क्या करते थे, एक पर्टिकुलर बात को लेके उस पर इतना एम्फेसाइज करते थे, इतना एम्फेसाइज करते थे कि वो एक टाइप ऑफ स्कूल, एक टाइप ऑफ थिंकिंग बन जाती थी। जैसे गांधीयन फिलॉसफी हमारे यहाँ है, अगर आप गांधी के जो है विचारों पे चलते हैं। तो इसी तरीके से सबसे पहले आए थे प्लेटो, जिन्होंने दिया आइडियलिज्म। उनका मानना था कि ये दुनिया रियल नहीं है, बल्कि जो दुनिया ऊपर एग्जिस्ट, आई मीन कहीं भी एग्जिस्ट करती है, जहाँ आइडियाज़ की दुनिया एग्जिस्ट करती है, वो एक्चुअली रियल दुनिया है। ये दुनिया तो एक फेक दुनिया है। यहाँ पे कुछ भी परफेक्ट नहीं लगता था, उन्हें चाहिए था अंदर से परफेक्शन। ये पेन में वो कुछ कमियां निकाल के कहेंगे इम्परफेक्ट पेन है, पर इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, इन दैट वर्ल्ड दिस पेन इज़ परफेक्ट, और वो वर्ल्ड ही रियल है। ये रियल, ये बस तो कॉपी है उसका। जैसे इनफैक्ट आप इसे ना सिमुलेटेड वर्ल्ड की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं, कभी कभी सिमुलेशन में और परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और लाइवली एक्सपीरियंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें लगता था दिस इज़ नॉट द रियल वर्ल्ड, देयर इज सम अदर रियल वर्ल्ड। वहाँ पे आइडियाज़ फुली क्या कहते हैं 100% अपने रूप में आ जाते हैं और वही ट्रू होते हैं। जैसे कि छोटे पे आपसे कहा गया होगा आप आइडियल स्टूडेंट बनिए, टीचर से कहा जाता है आप आइडियल टीचर बनिए। यहीं से कॉन्सेप्ट आया है आइडियल वाला, आइडियलिज्म से, कि बिल्कुल परफेक्ट बनने की कोशिश कीजिए। लेकिन परफेक्ट क्या होता है उन्होंने ये नहीं बताया, ये तो आइडियाज़ में होता है एक्चुअली, ये रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। रियल परफेक्ट कुछ नहीं होता, ऐसा प्लेटो ने कहा। उन्होंने कहा अगर रियल है तो परफेक्ट नहीं है, अगर परफेक्ट तो इस दुनिया में क्या कर रहा है मुझे तो आइडियाज़ की दुनिया में होना चाहिए था, है ना। इसी तरीके से अगला स्कूल आता है रियलिज्म। सेम जैसा नाम है वैसा काम है। वो एरिस्टोटल ने दिया था। उसके मल्टीपल स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी आए जिन्होंने एक एक पर्टिकुलर वर्ड पकड़ा और उस पर बहुत एम्फेसिस दिया। फिर आया एग्जिस्टेंशलिज्म। आखिर इतने स्कूल्स आने के बाद भी एग्जिस्टेंशलिज्म, अस्तित्ववाद के दर्शन की क्या ज़रूरत थी, मत लाते ना। लेकिन ये पढ़ने के बाद रेवोल्यूशन आया, लोग अंदर से कुछ चाह रहे थे लेकिन वो कह नहीं पाए थे, जो इस एग्जिस्टेंशलिज्म ने कह दिया। तो इस एग्जिस्टेंशलिज्म का पहले मतलब समझते हैं, फिर जानते हैं कि क्यों ये अंदर की फीलिंग्स को बाहर एक तरीका मिला जब लोगों को लिखने का, तो कैसे लोग रिलेट भी कर पाए। कुछ लोगों को आज भी ये अजीब सा लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा, पेट में दर्द होगा पहली बार सुन के। तो एग्जिस्टेंशलिज्म कहता है कि हम कभी कभी लोग सोचते हैं, या कई सारी रिलीजियस बुक्स में लिखा है कि हम जो है कठपुतलियाँ हैं, हम तो भगवान ने जैसा बनाया है, एक खुदा कर रहा है, ईश्वर कर रहा है। इनफैक्ट हमारी मॉरल टेक्स्ट भी यही कहती हैं, वी आर बॉर्न विद अ पर्पस एंड वी आर हेयर टू फुलफिल दैट पर्पस। पर एग्जिस्टेंशन बिल्कुल ऐसा नहीं कहता। एग्जिस्टेंशलिज्म कहता है नहीं, आप कोई कोई पर्पस नहीं है, कोई मीनिंग से आप बॉर्न नहीं हुए, कोई कुछ फुलफिल नहीं करना है, वरना आपको तो क्या करना है, यहाँ आना है, फिर अपना मीनिंग खुद बनाना है, खुद आपको सोचना है कि आप क्या करना चाहते हैं। और ये मतलब आपके यहाँ पास ना इतनी सारी फ्रीडम आ गई है, अब आप चुन सकते हैं कि आपको क्या बनना है। लेकिन ये फ्रीडम देखने के बाद ना आदमी घबरा जाता है, तो वो किसका शिकार हो जाता है, एनजाइटी का शिकार हो जाता है। तो ये जो वर्ड्स मैं बता रही हूँ, फ्रीडम, एनजाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर वैल्यूज़ हैं एग्जिस्टेंशलिज्म की। ये कहते हैं कि आप बिल्कुल फ्री हैं और अपनी लाइफ को अपनी तरीके से मीनिंग दे सकते हैं। असल में क्या हो रहा था ना कि भेड़ चाल बहुत चलती थी उस वक्त, सब चर्च जा रहे हैं या सब एक किसी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। पर धीरे धीरे क्या हुई, साइंटिफिक रेवोल्यूशंस हुए, जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया, भगवान पे थोड़ा सा कम वो भरोसा भी करने लगे, क्योंकि उन्हें लगा अगर भगवान है भी तो मतलब फिर भी यहाँ भी हम फिर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हम सिर्फ कठपुतली नहीं है। तो एग्जिस्टेंशलिज्म को उन्होंने मतलब कहा कि एग्जिस्टेंशलिज्म कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। इनके जो फादर थे वो सोरेन किरकेगार्ड कहे जाते हैं, पर काफ़ी और भी आपको फिलोसफर्स मिल जाएंगे जिन्होंने इसके बारे में कहा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जो मेन वर्ड्स वो लिखे हैं, फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनजाइटी, ऑथेंटिसिटी।
फ्रीडम का मतलब मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा फ्री हो गए हैं आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं मेक करने के लिए कि आप बहुत सारी चॉइसेस आप कोई भी चॉइस ले सकते हैं और फिर उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। लेकिन ये चॉइस कोई भी गंदी चॉइस नहीं होनी चाहिए कि आपने गलत डिसीजन ले लिया, बल्कि कैसी होनी चाहिए, लास्ट में जो वर्ड लिखा है ऑथेंटिसिटी, ये ऑथेंटिक होनी चाहिए। मतलब कि आपको जो अंदर से फ़ील होना है, फ़ील करते हैं आप, जो आपका ह्यूमन नेचर है कि आपको अंदर से लगता है कि आपको गिटार बजाना है और आप गिटारिस्ट ही बनना चाहते हैं, आपको लगता है मैं मैथमेटिशियन ही बनना चाहता हूँ। तो उस ऑथेंटिक लिविंग को जिए और अंदर से सिर्फ़ अपने आप को उस प्रोफ़ेशन से ही पूरी तरीके से मत जोड़ लीजिए। जो एक ह्यूमन पार्ट होता है सबसे पहले उसको ज़िंदा रखिए। तो इस ऑथेंटिसिटी और कॉन्शियस चॉइसेस के संग आपको अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल करना है। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। ये उन्होंने बोला क्रिकेट गार्डनिंग की ट्रूथ इज़ सब्जेक्टिविटी, मतलब कि जो ट्रूथ है वो मेरे लिए अलग हो सकता है, आपके लिए मतलब मेरे मॉरल स्टैंडर्ड्स हो सकता है कि किसी ने चीटिंग करी तो ये गलत है, कोई कहेगा कि नहीं नहीं, मतलब मैं कहती हूँ कि चीटिंग में का मतलब फ्लर्ट भी है, कोई आगे कहता है नहीं नहीं चीटिंग का मतलब फ्लर्ट नहीं होता, फ्लर्ट तो हम कर सकते हैं कैजुअली किसी से भी। तो वो क्या हो गया कि उसने अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स ड्रॉ कर लिए, आपने अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स ड्रॉ कर लिए, पर आप ऐसे लोगों के संग रहें जिनकी आपकी वैल्यूज सेम हो। फिर जॉन पॉल सार्त्रे आते हैं, वो कहते हैं एग्जिस्टेंस प्रेसीड्स एसेंस। अब एसेंस एक नया वर्ड हो सकता है किसी के लिए जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो। एसेंस क्या होता है, कुर्सी का एसेंस क्या है, उस पर हम बैठते हैं। इस पेन का क्या एसेंस है कि इस समय लिखना है, अगर लिखना बंद हो जाए, ये पेन रिफिल भी नहीं डाल सकते, तो ये पेन बेकार हो गया, इसका एसेंस ख़त्म हो गया है। एग्जिस्टेंस क्या है, ये अभी है, इसका एग्जिस्ट करना, हम रिफिल डाल देंगे तब भी ये दोबारा ज़िंदा हो जाएगा। तो जो है कुर्सी अगर टूट गई तो उसका एसेंस ख़त्म हो गया। लेकिन क्या हम ये सेम बातें इंसान पे अप्लाई कर सकते हैं? मान लीजिए एक इंसान कोमा में चला गया और वो मिडिल क्लास के लोग हैं, 1 साल हो गया उसे कोमा में, कई लाखों रुपए खर्च हो गया, इतना दे नहीं सकते, पर उस आदमी को ज़िंदा रखने के लिए क्योंकि बहुत करीब था दिल के, काफ़ी रुपए खर्च हो गया और बाकी सारे जो वहाँ के परिवारजन हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अफेक्ट हो रही है, जो क्वालिटीज़ हैं वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अफेक्ट हो रही है। तो क्या अब उसे डेथ बेड पे ज़िंदा रखना चाहिए, क्योंकि अब उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो जो है उठेगा कि नहीं, ऐसा डॉक्टर ने कहा है, तो उसे हमें उसके ऊपर क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस तरीके से कहा। हाइडेगर ने कहा कि द एसेंस ऑफ डिज़ाइन लाइज इन इट्स एग्जिस्टेंस, मतलब डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन एक वो ह्यूमन बीइंग को ही कहते हैं। तो एसेंस ऑफ डिज़ाइन किस में लाता है कि उसी में ही एग्जिस्ट करता है, कि एग्जिस्टेंस पहले है, उसी के अंदर एसेंस है, एसेंस पहले नहीं है। एसेंशियलिस्ट भी आते हैं, एसेंशियलिज्म भी एक फ़िलासफ़ी है जिनकी एग्जिस्टेंशियल एसेंशियलिज्म की बहुत लड़ाई हुई। तो जो वो कहते हैं कि एसेंस ऑफ डिज़ाइन जो है इसका मतलब है कि पहले ह्यूमन बीइंग है, फिर उसके अंदर उसका एसेंस लाई करता है। ये थोड़ा लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा कर सकते हैं। नॉन लिविंग की चीज़ में ये बात सच हो सकती है कि अगर चाकू ख़राब हो गया है तो अब उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, पर क्या हम सेम यही बात करते हैं, क्या हम सेम चीज़ ह्यूमन पे अप्लाई कर सकते हैं? एल्बर्ट कैमस कहते हैं द एब्सर्ड इज बॉर्न ऑफ दिस कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन ह्यूमन नीड एंड द अनरीजनल साइलेंस ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या होता है कि मैंने पहले कहा कि ये किसी व्यक्ति ने ऐसी चीज़ के बारे में कैसे लिखा होगा, क्यों लिखा होगा भाई, एग्जिस्टेंशियल अस्तित्ववाद अपने अस्तित्व पे ही क्वेश्चन कर दिया है उसने पूरा पूरा। तो इसलिए उसने ऐसा लिख पाया होगा क्योंकि वो जो साइलेंस है और जो उसके अंदर एक उत्तेजना हो रही है किसी चीज़ को जानने की, वो उसके बीच में जो गैप है उसको फिल करने के लिए वो लिखता है। तो एब्सर्डिज्म पैदा होता है, वो कह रहा है कि जब हम पूछते हैं अरे यार हम क्यों हैं, कोई कहेगा अरे यार चुप रहो, ऐसे सवाल मत पूछो, कहेगा कि अरे ये ऐसी उंगलियां, ये पता नहीं, मैं मतलब कि जल्दी काम कर रही हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ, आगे पीछे जा रही हैं, तो ये कोई सोचने लगेगा तो उसे लगेगा मैं पागल हो जाऊँगा, भाई मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, ये ऐप किसी और दूसरे आदमी को क्या लगा कि एब्सर्ड, उसको नाम दे दिया गया कि ये एब्सर्ड बातें कर रहा है। पर यहाँ एब्सर्डिटी मतलब कम्प्लीटली एब्सर्डिटी नहीं है, यहाँ एब्सर्डिटी मतलब है कि उस जो गैप है उसको फिल करना है उनको। हमने एक और स्कूल बना दिया जो था एब्सर्डिज्म, जिसमें एल्बर्ट कैमस का बड़ा फेमस नाम है, आप इनकी बुक्स भी पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं कि जॉन पॉल सार्त्रे ने बड़ा प्यारा पर्सपेक्टिव दिया है इसको लेके, कि जॉन पॉल सार्त्रे कहते हैं कि बीइंग एंड नथिंगनेस की बुक में कि आपको ऑथेंटिक लिविंग करनी है भाई, क्योंकि आप एग्जिस्टेंशलिस्ट थे वो भी। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि आपको बैड फेथ का शिकार नहीं होना। बैड फेथ का शिकार कैसे हो जाते हैं हम? वेटर है एक, वेटर क्या करता है कि अपनी जॉब लेता है, उसे पैसे कमाने के लिए वेटर बनता है, फिर वो पूरी तरीके से वेटर बन जाता है
कि वो बिल्कुल जाके सर्व कर रहा है, झुक के प्रेजेंट कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है जो उसे नहीं करनी चाहिए। तो वो एक अंदर से ह्यूमन बीइंग है, उसे ऑथेंटिक लाइफ जीनी चाहिए थी। वो वेटर तो नहीं हो सकता, किसी का पैशन वेटर बनना कैसे हो सकता है, ऐसा जॉन पॉल सार्त्रे को लगा कि जो है अगर तो फिर आप एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट कर लें और उसे अपना एसेंस समझ लें जो रियल नहीं है, तो आप बैड फेथ का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि आप जो है ऑथेंटिक लिविंग नहीं कर रहे हैं और अपने एसेंस को पूरी तरीके से पहचान नहीं रहे हैं। तो उन्होंने ये वेटर का एग्जाम्पल बहुत प्यारा था जो एग्जिस्टेंशियल को समझाने के लिए इस्तेमाल किया। अब एग्जिस्टेंशलिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैं आपसे कह रही हूँ ना लगातार इतने स्कूल्स थे, फिर एग्जिस्टेंशलिज्म क्यों आया? क्योंकि असल में क्या हुआ कि 1920th सेंचुरी की बात है जब ये इमर्ज हो रहा था। तो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही हैं, रिलीजियस मास हर्ट जो है वो थोड़ा सा सोचना शुरू कर दिया उसने, वो कॉन्शियस हो रहा है। तो उनको लगा अच्छा अब खुदा बहुत पावरफुल है लेकिन हम यहाँ नीचे भी पावर आ रही है, तो हम किसको पूजें, नीचे वाली पावर को या ऊपर वाली पावर को? आप देखिए यहाँ कितने नीचे की पावर आजकल जो है वो पैसा है। तो आप देखिए कितने लोग नीचे वाली पावर को पूज रहे हैं। तो ये सामने से दिखाई देती ना नीचे वाली पावर, ऊपर वाली पावर तो पता नहीं दिखाई नहीं देती है कि नहीं है, क्या पता। तो ये जो चीज़ें थी इंसान के अंदर, ये सब थॉट्स उत्पन्न हो रहे थे जिसकी वजह से एग्जिस्टेंशियल इमर्ज हुआ। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ में भी जो लोग काम कर रहे थे उन्हें ना बड़ा एंग्शियस फील हो रहा था, क्योंकि क्या हो रहा था असल में कि सुबह से जब तुम काम करते तुम्हें भले ही वेजेस मिल रहा हो, तुम पहली बार मिडिल क्लास को पैसा मिल रहा था उस वक्त, क्योंकि इंडस्ट्रीज आई थी, फैक्ट्रीज में ऐसे भीड़ बिल्कुल, मतलब ऐसा लगा था भीड़ चाल चल रही है, लोग पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो जब आप दिन रात कोई एक ही चीज़ काम करने लगते हैं, लाइफ मोनोटोनस हो जाती है, आप तब भी अपने एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करते हैं और लाइफ मैकेनिकल सी लगने लगती है। यूटिलिटी क्या है इस एग्जिस्टेंशियल की सोसाइटी में मुझे लगता है आज के टाइम पे जितना ज़्यादा यूटिलिटी है इसकी उतना कभी नहीं रही होगी। सोशल मीडिया आ गया है, एआई आ गया है, और क्या कहते हैं इंडिविजुअल एम्पावरमेंट, सबसे पहला पॉइंट के लेके चलते हैं कि पहले तो इंडिविजुअल हम अपनी आजकल पहले क्या था, एरिस्टोटल ने कहा था कि मैन जो है एक सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल क्यों? क्योंकि झुंड में रहता है हमेशा, पहले झुंड में रहना पड़ता था। क्योंकि आपको अगर निष्कासित कर दिया तो इंसान के पास दिमाग तो है लेकिन जो बॉडी है हमारी वो किसी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो हमें झुंड में चलना पड़ेगा ताकि हमसे देख के जो शेर है वो डर जाए भाई, क्योंकि इतना झुंड है और हम झुंड में ही सेफ रहेंगे। पर जो है कि इंडिविजुअलिज्म वाला ज़माना आ गया है कि आप अकेले भी रह सकते हैं, आप झुंड में नहीं रह, क्योंकि घर बन गए हैं, अपने अपने रूम लेकर। और इनफैक्ट लोग जॉइंट फैमिली पहले रहना चाहते थे, अब न्यूक्लियर फैमिली है, कम से कम प्रॉब्लम हो, क्योंकि इंडिविजुअल लाइफ अब हम जी सकते हैं। अब ये भी नहीं है कि इंटरनेट की दुनिया भी एक दुनिया बन गई जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल एम्पावरमेंट आप इसी तरीके से, क्योंकि आप अकेले हैं, हो सकता है कोई आपको भ्रमित जल्दी कर दे, तो आपकी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर दे, तो लेकिन आप अगर कॉन्शियस हो जाएंगे, आप अपनी फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेंगे, तो आप ऐसी भेड़ चाल का शिकार या कोई आपको मैनिपुलेट करे तो आप उस बात का शिकार नहीं होंगे। अब ये एक दिन का काम नहीं है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट्स अ बिग प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन प्रमोट स्टूडेंट ऑटोनॉमी क्रिएटिविटी, ये तो एजुकेशन से रिलेटेड हो गया कि अगर हम स्टूडेंट्स को ही बता दें कि देखिए आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए छोटे होते हैं, ऊपर से सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये जो है वो सबसे ज़्यादा भेड़ चाल का शिकार होने के उसमें एक अच्छा टारगेट रहते हैं। इसीलिए अगर हमें थोड़ा सा उन्हें अपनी चॉइसेस, फ्रीडम के बारे में, उनके वैल्यूज़ के बारे में समझाया, ऑथेंटिक लिविंग के बारे में, तो हो सकता है कि वो अपने दिमाग से कभी इस तरफ जाए ही ना, उन्हें इसकी फीलिंग ही ना आए जाने की कभी। एग्जिस्टेंशलिज्म हमें हेल्प करता है कि भाई किसी ने आज अपने अस्तित्ववाद पढ़ लिया, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, हो सकता है ये सब मैं क्यों हूँ, कहाँ क्यों आया हूँ, कैसे आया हूँ, ये सब सवाल आपके मन में चलते हो। तो फिर आप आज मैं आपने मेरी वीडियो देखी तो आपको क्या लगेगा कि अब मैं कहूँगी आप आगे क्या करिए, आपको समझ में आया अच्छा मेरी तरह और भी लोग हैं जो ऐसा ऐसा सोच रहे थे, तो आप अगला काम करिए कि आप किसी अच्छे एग्जिस्टेंशलिस्ट की बुक उठाइए और उसे पढ़िए। इससे क्या होगा, आपकी बहुत सारी अंदर अनसेड थिंग्स will get clear. You can read between the lines and you can read between the mind, those gap which you were not able to fulfill, वो क्या होगा शब्दों में आ जाएंगे, और इससे ना बहुत सुकून मिलता है सच में अंदर से आपको। तो उसके बाद रेजिस्टेंस टू मास कल्चर चैलेंजेस, तो मास कल्चर की आजकल तो देखिए क्या होता है ना, एक गाना आता है, एक लड़की ऐसे ऐसे करके डांस कर देती है, उस पर सब लोग कहते हैं वाह क्या डांस किया, अब सारी लड़कियां उसी गाने पे जो है
कंफर्मिटी देने के लिए, खुद भी पॉपुलर होने के लिए ब्लाइंड जो है भेड़ चाल चल रही है। ब्लाइंडली लोग वही डांस स्टेप फॉलो कर रहे हैं और उनको भी पता है कि जो मूवी वाले, उनको भी पता है कैसे ट्रेंड लाना है इस गाने पे, ऐसे किसी बड़े हस्ती को नचवा दो ऐसे करके, तो सब बोलो इस तरीके का बहुत इन्फ्लुएंशियल डांस करो, पावरफुल लगे, अट्रैक्टिव लगे, एंड देन इफ़ यू हैव टू डू इट एंड देन स्टार्ट्स अ ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ दैट। ये तो बहुत कॉमन है आज के ज़माने में, आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे जो दो स्कूल्स दिख रहे हैं आपको, एग्जिस्टेंशियलिज्म वर्सेस एसेंशियलिज्म। ये जो है क्या हुआ है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म मैंने अभी आपको बताया, एसेंशियलिज्म के बारे में मैंने आपको बताया, वही चीज़ एक्चुअली दोबारा से लिखी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली। एग्जिस्टेंशियलिज्म सब्जेक्टिविटी को देता है वेटेज, या आप जो सोच रहे हैं वो बढ़िया है, आपका थॉट प्रोसेस, आपके मॉरल स्टैंडर्ड्स आपके खुद क्रिएट करें, वो वही सबसे बड़े हैं और किसी की बात मत मानिए। लेकिन वो कहते हैं ऐसा नहीं कर सकते भाई, ऑब्जेक्टिवली दुनिया ने कुछ रूल्स बनाए ताकि दुनिया चल सके, तो हमें उस तरीके के रूल्स मानने हैं। मेन यही डिफरेंस है जो आप देख सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी लगातार एक्सप्लेन करती हुई आ रही हूँ। अब एग्जिस्टेंशियलिज्म का फिर से क्या आ गया, मॉडर्न टाइम्स में ज़रूरत क्या है। हाँ, ये मॉरल कन्फ्यूजन इन दी एरा ऑफ एआई एंड टेक्नोलॉजी, अनसर्टेन फ्यूचर जॉब्स की, इंसान सोचते सोचते भी ना कि आगे मेरा क्या होगा करके से एंजाइटी होने लगे, तो आप एग्जिस्टेंशियलिज्म के शिकार हो चुके हैं। ऑथेंटिक लर्निंग में कनेक्टिंग एजुकेशन विद लाइफ, क्योंकि एक्चुअली मैं थोड़ा एजुकेशन की तरफ थी तो इसलिए मैंने ये इस तरीके से बनाई है। क्रिटिसिज्म क्या है, अब इसका क्रिटिसिज्म तो आपको साफ दिख रहा होगा कि भाई ऑब्जेक्टिव रूल्स को मान ही नहीं रहे हैं, अपनी मनमानी से ही स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं ये कि सब्जेक्टिव इंडिविजुअल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया है, एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म हो गया है। पेसिमिस्टिक एंड नेगेटिव आउटलुक, देखिए इनके जो दो भाई भी हैं, किसी का इंटरेस्ट हो तो वो और वीडियोस देख सकता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म के दो भाई हैं, एब्सर्डिज्म और निहिलिज्म। निहिलिज्म कहता है देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ लाइफ, अभी हम एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ रहे हैं। निहिलिज्म कहता है देयर इज़ नो, एन से निहिलिज्म, एन से नो मीनिंग ऑफ लाइफ। और जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है, अभी हमने अब तक समझा कि वो क्या कहता है कि मीनिंग ऑफ लाइफ आपको खुद क्रिएट करना है। That's all from my side. I hope you learned today and you enjoyed today.